जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम। यानी कि साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है, और उसी श्रृंखला में इसके री एग्ज़ाम के लिए हम दोस्तों रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ था कि जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल होता है, अगर दोबारा से शुरुआत होगी एग्ज़ाम की, तो दोबारा से हम फिर से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो उसी श्रृंखला में प्यारे साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और इससे पहले का यदि आपने पिछला प्रैक्टिस सेट 1 नंबर का नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे गए थे, वही प्रश्न हमने यहाँ पर सारे के सारे कवर किए हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास में। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे आप लोग। लिखा है, पथिक अगर सफर से संबंधित है तो नाविक किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लिखा गया है, सूरज, महासागर और पृथ्वी, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। तो साथियों, आज की ये जो रीजनिंग की क्लास रहेगी, ये आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है, एक बार से आप अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की निरंतर प्रैक्टिस सेट के लिए। बात करते हैं आज की इस क्लास की। यदि साथियों आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका जो पीडीएफ होगा वो अनसोल्ड मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अनसोल्ड पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहीं पर हम आपको डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों, बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 को सभी प्यारे दोस्त पढ़ेंगे। लिखा है कि निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को ZSWM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क का कोड क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हैंड के बारे में। HA और आगे क्या लिखा है, N और D। ठीक है, इस तरह से तो लिखा क्या गया है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर जेड लिखा है, एस लिखा है, उसके बाद क्या है डब्ल्यू लिखा है, और क्या लिखा है तो बोलेंगे सर एम लिखा है। ठीक है, एम लिखा है। तो देखो, अगर प्यारे दोस्तों आप इसके लॉजिक की बात करेंगे, एक बेहतरीन सा लॉजिक है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, अपोजिट देखेंगे इस तरह से। क्रॉस पैटर्न में आप लोग देखेंगे ये क्या दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं। यानी कि क्रॉस पैटर्न में साथियों विपरीत का क्रम दे रखा है। किसका क्रम दे रखा है? तो आप बोलेंगे विपरीत का क्रम। साथियों, क्रॉस पैटर्न में देखो विपरीत का क्रम है, हमने आपको बताई भी है ट्रिक। जैसे आज AZ BY बॉय, 6CX दूध वाला, ठीक है, 6 दूध वाला DW, तो देखो DW यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को। उसके प्रकार से मन मिल रहा है, MAN बताया था हमने, आज भी मिल रहा है, और इसके अलावा हाई स्कूल भी मिल रहा है। ये सारे के सारे क्या है, अपोजिट हैं। तो साथियों, जब अपोजिट दे रखे हैं तो इसी प्रकार से हम कोड बता देंगे किसका, सिल्क का। अब तो आसान हो जाता है सिल्क का कोड बताना, SI और दोस्त L और K। तो अपोजिट इसका क्रॉस पैटर्न निकालो जल्दी से। तो बोलेंगे I का R इंडियन रेलवे होता है सर, इंडियन रेलवे। S का हाई स्कूल अभी देखा था हमने पीछे। और L का बोले तो लव होता है, और K का होता है P, मतलब कमला पसंद बोलते हैं, और इसको लव बोलते हैं। तो RHPO कहाँ पर दे रखा है साथियों? RHPO की बात की जाएगी तो देखो विकल्प नंबर 1 में है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। बहुत अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, और पूछा भी गया था। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि शब्द प्रोबेशनरी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, उनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोबेशनरी को PR, उसके बाद क्या है O, उसके बाद दोस्त क्या है B, आगे देखेंगे A, फिर क्या है T है, T के बाद क्या है I है, फिर O है, फिर N है, प्रोबेशनरी NARY। तो इस तरह से देखो दोस्तों लिखा है। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, इसके आप लोग पेयर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P से चेक करेंगे, और P से चेक करेंगे, P के बाद QRSTUVWXYZA। तो दोस्तों यहाँ पर तो कोई पेयर मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद देखो, अगर बात करते हैं R से चेक करो, STUVWXYZAB। तो R से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। O से चेक करो, O के बाद देखो, O के बाद PQ, पीछे तो कोई है ही नहीं। आगे देखो, O के बाद PQRSTUVWX।
तो भाई ओ से भी कोई पेयर नहीं है। बी से चेक कर लो, बी से चेक करने जाओगे, बी से सी डी ई तो कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। ए से देखो, ए से देखेंगे ए के बाद बी, देखो एक पेयर मिल गया ए और बी का, ए और बी का मिल गया ना। आगे देखो यहाँ से ए के बाद इसी दिशा में देखो बी के बाद सी डी ई तो कोई पेयर नहीं है। अब इधर देखो बी सी डी ई एफ जी एच कोई पेयर नहीं मिल रहा है। टी से चेक करो, टी से चेक करने जाओगे तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार फिर से चेक कर लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई पेयर नहीं है। आगे इस दिशा में देखो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई पेयर नहीं मिल रहा है। आगे आई से चेक करेंगे, आई के बाद देखो आई के बाद क्या होता है, जे के एल एम एन कोई पेयर नहीं है। आई के बाद जे के एल एम एन ओ तो भी कोई पेयर नहीं है। ओ से चेक करो, ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, ओ हो एक पेयर मिल गया, देखो एक ये मिल गया, ओ से आर का मिल गया, किसका, ओ से आर का मिल गया। इसके बाद आर के बाद क्या होता है, एस तो नहीं मिलेगा। आगे चेक करो, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी कोई पेयर नहीं है। एन से चेक करो, एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ पी क्यू कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर देखो एन के बाद ओ, एक ये पेयर मिल गया दोस्त, देखो गौर से, एन के बाद एक ये पेयर मिल गया ओ का। तो इस तरह से टोटल जो पेयर मिले हैं एन और ओ, 3 पेयर मिले दोस्त, 3 पेयर मिले। आगे चेक कर लो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं है। फिर चेक करो ऐसे, ए के बाद बी सी कोई पेयर नहीं है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कोई पेयर नहीं है। आर से चेक करो, आर के बाद हो जाएगा क्या, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी कोई पेयर नहीं है दोस्त, 3 ही पेयर मिल रहे हैं। वाई से चेक नहीं करना है क्योंकि वाई में सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा का कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो बोलेंगे सर कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं और 3 पेयर विकल्प नंबर सी में दे रखे हैं। साथियों ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही निकालने पड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखेंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाए। सबसे पहले लिखा है उसने ए से एम, उसके बाद क्या है एन से जेड, इस तरह से बोला है दोस्त। दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर होगा, जे के स्थान जैसा कौन सा होगा ये बताना है साथियों, ये बताना है। तो इसका या तो बेसिक देख लो या तो शॉर्ट ट्रिक देख लो। तो देखो इस तरह से देखेंगे जे के स्थान। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अगले में इसका अपोजिट निकाल देते हैं, और जे का अपोजिट हमने जैकलीन बताया था क्यू आता है। देखो क्यू ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है दोस्त, ये सही नहीं। कैसे सही नहीं है तो अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी देखो आप लोग इसको एक बार ऐसे समझ लो। सबसे पहले उसने बोला था ए से लेके एम तक, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, थोड़ा समय लग सकता है, ये बेसिक है, ठीक है। एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद कुछ नहीं, कहीं ए से एम तक ही जाना था। अगला कहाँ से कहाँ तक करना था, तो आप बोलेंगे अगला करना था एन से जेड तक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो उसने ये बोला था दोस्तों हमसे कि जे के स्थान जैसा कौन होगा। जे के स्थान देखो, जे के स्थान जैसा कौन दिखाई दे रहा है दोस्त, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, डब्ल्यू। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर सी डब्ल्यू बनेगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं भाई, उसने 2 अर्धांश हमको अलग अलग दे दिए। उसने बोला जे के जैसा, जे कितने पर होता है 10 पर, तो हमें पता है एक अर्धांश में कितने हैं 13 है, तो 10 में 13 जोड़ दो आप लोग। 10 में 13 जोड़ोगे, जैसे ही अगले अर्धांश में जाना होगा दोनों को जोड़ करके 23 पर, और हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 23 पर कौन आता है, डब्ल्यू। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, लेकिन बेसिक देखना है तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने दोनों बता दिए हैं, आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा समझ सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बताना है। कह रहा है शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसने बोला एक हमको शब्द दिया है ट्रांसफॉर्म, क्या दे रखा है दोस्त, TRANSFORM, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करके कौन सा नहीं बना सकते हैं, तो क्या ट्रेन बना सकते हैं, TRAIN। भाई ट्रांसफॉर्म में देखो कहीं भी आई आया है, नहीं आया है, तो यही नहीं बना सकते हैं। फोर्ट को देखो FORT बना सकते हैं, FOR और T, हाँ FORT तो बन सकता है, मतलब विकल्प नंबर बी बन जाएगा। ROAM बन सकता है, ROA और M, हाँ ROAM भी बन सकता है दोस्त, ROAM भी बन सकता है, मतलब ये भी बन सकता है। रैंसम बन सकता है,
SOM, हाँ आर रैंसम भी बन सकता है। तो भाई आप क्या बोलेंगे, कौन सा नहीं बनेगा, विकल्प नंबर एक। कौन क्या नहीं बनेगा, तो बोलेंगे सर ट्रेन, TRAIN। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोस्त आई आया है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में कहीं भी आई नहीं है, इस कारण ये विकल्प नंबर एक नहीं बनेगा, जो कि यही सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप लोग, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे आप लोग, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, ये समझना होगा आपको। क्वेश्चन में देखो एक ऐसा सा एक हमको सीरीज दे रखी है, ये लुप्त अंकों की एक बेहतरीन सी सीरीज दे रखी है साथियों, और इसमें हमें लुप्त अंक फाइंड आउट करने हैं। कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हमने पिछले भी बार भी आपको करवाए हैं, ऐसे प्रश्न तो हमने आपको पीछे भी करवाए हैं। और उनमें क्या बताया, सबसे पहले आपको पदों को गिनना होगा, कुल कितने पद हैं ये गिनना होगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने पद हैं दोस्त, आप बोलेंगे सर इसमें जो पदों की संख्या आ रही है वो 16 आ रही है। और 16 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 गुणा 4 का पेयर बनाते हैं। तो 4 4 के बराबर भागों में बांट लो इसको, 4 4 के आप लोग बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। और जैसे ही 4 4 के बराबर भागों में बांटेंगे, 1 मिनट, जैसे ही आप लोग इसको 4 4 के बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत फुर्ती में, आसानी से। देखो क्यू से शुरुआत हो रही है तो सभी में क्यू से शुरुआत कर दो। QSTR लास्ट वाला हो गया, QSTR, QSTR और QSTR। तो हमने क्या फिल किया है बताओ, उत्तर तो आ चुका है, लेकिन फिल क्या किया है, फिल हमने किया है RT और S और Q। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है RTSQ। RTSQ देखेंगे विकल्प नंबर बी में है, RTSQ विकल्प नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर लुप्त अंक का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है कि कौन सा लुप्त अंक हमारा हो जाएगा। तो देखो अगर इसकी बात करते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझो आप लोग, ऊपर कुछ नंबर दिए गए हैं, उसके बाद नीचे कुछ नंबर हैं। तो क्यों ना हम ऊपर के नंबरों का प्रयोग करके किसी प्रकार से हम नीचे के नंबर प्राप्त कर लें, तो हो सकता है हमारा सही उत्तर आ जाए। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में, कैसे होगा तो देखने की बात करेंगे। अगर इसको देखेंगे साथियों तो देखो 18 और 14 इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को साथियों जोड़ दो। उसी प्रकार से 47 और इसको 45 और 17 को जोड़ दो, 29 और 33 को जोड़ दो। तो हमें लगता है कि इसका उत्तर आ जाना चाहिए 18 और 14। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 18 प्लस में 14 करेंगे, जैसे ही करेंगे तो 8 4 12 2 1 3, मतलब दोस्त 32 आ जाएगा, नीचे दिया गया है। 45 और 17 करेंगे, 45 प्लस 17 करेंगे तो 17 5 22 और 40 22 62। तो देखो नीचे 62 भी दे रखा है। ठीक उसी प्रकार 29 33 को जोड़ दो, 29 प्लस 33, ठीक है दोस्त, 29 प्लस 33, 9 3 12 की 2, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 9 3 12, 3 2 5 1 6। तो हमारा सही उत्तर साथियों 62 आ जाएगा, जो कि देखो विकल्प नंबर हमें डी में दे रखा है। विकल्प नंबर डी बेहतरीन तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 और 33 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्त, 62 आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूपी पुलिस ने अभी रिसेंटली पूछा है दोस्त, इसको बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में होगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। कह रहे हैं शिशु है, बूढ़ा है, वयस्क है, किशोर है, बच्चा है। तो इनमें से सबसे पहले जो आएगा वो आपका सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो सबसे पहले कौन आता है भाई, शिशु आता है, मतलब विकल्प नंबर 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, हमारा शिशु आ जाएगा सबसे पहले, मतलब विकल्प नंबर 1 से शुरुआत होगी। तो काहे के लिए आगे चेक करने जाओगे, एक ही विकल्प है जिसमें 1 से शुरुआत हो रही है, आगे चेक ही नहीं करना है भाई, समय भी तो बचाना है एग्जाम में। तो शिशु से शुरुआत हो रही है, शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद किशोर, किशोर के बाद वयस्क, वयस्क के बाद बूढ़ा, मतलब 2 वाला लास्ट में आएगा, वहां पर 2 वाला भी लास्ट में है विकल्प नंबर सी में। शुरुआत 1 से 2 वाला अंत में, क्योंकि जन्म में बच्चा शिशु होता है और मरने के समय बूढ़ा हो जाता है। तो आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। चलिए देखो इनको बना देते हैं, एक्स और वाई को आपस में भाई बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है आर जो है वो वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है दोस्त, आर है, आर को वाई का पिता बना देंगे। आगे बोला है टी एस की एकमात्र बहन है। टी जो है दोस्त एस की एकमात्र बहन है, इसको अभी छोड़ दो। बोला एस जो है एक्स का मामा है। एस क्या है, एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कौन है भाई, एक्स का मामा तो तब बनेगा ना जब इसकी एक्स की माँ आएगी।
इसकी एक्स की माँ आएगी, यहाँ पर आएगी माँ कोई, उसके बाद तभी तो मामा बनेगा, इस माँ का भाई ही तो मामा होता है। उसने बोला एस जो है एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा देखो हमने एस को बना दिया मामा है, तो इसके लिए प्लस लगा दो। अब पीछे की लाइन पढ़ो, उसमें ने बोला था हमसे टी एस की एकमात्र बहन है। एस की एकमात्र बहन कौन है? टी है, तो ये टी पत्नी किसकी होगी? आर की होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है आर के साथ, तो आर क्या बोलेगा? अपनी धर्म पतेली, सॉरी धर्म पत्नी बोलेगा। क्या बोलेगा भाई? आप लोगों का धर्म पत्नी बोलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आप लोगों को नहीं, माफी चाहेंगे, टी को बोलेगा यार, टी को बोलेगा धर्म पत्नी, ठीक है, इसके लिए क्षमा करना, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो से लगा है आर के साथ, आर टी को जो बोलेगा वो बोलेगा ये मेरी धर्म पत्नी है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ए और बी भाई है। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? ए और बी भाई है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ए और बी क्या बोला है? ए है और बी है, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों भाई हैं, तो इनको भाई बना दो। ए और बी भाई है। सी डी का पिता है। सी कौन है? सी दोस्त डी का पिता है। सी डी का पिता है, डी का पिता है, इस बात को छोड़ दो भी, इस बात को छोड़ दो। आगे बोला है ई जो है बी की माँ है। ई किसकी माँ है दोस्त? ई बी की माँ है। अगली लाइन में देखो, ई किसकी माँ है दोस्त? बी की माँ है, तो ई को माँ बना दो हम, सॉरी इसको हम लोग माँ बना देंगे ई को, किसकी? बी की। आगे बोला ए जो है वो डी का भाई है। अगली लाइन देखो, ए जो है वो डी का क्या है? भाई है। तो ए भाई है किसका? डी का। ए भाई है डी का, तो इस तरह से बना देंगे। एक मिनट, ए भाई है डी का, तो हम यहाँ पर बना देंगे ए डी का भाई है। क्वेश्चन में हमसे बोला है, पीछे की लाइन हमसे छूटी थी, जो ई जो है बी की माँ है, ई जो बी की माँ है बना दी। सी डी का पिता है, ये बात छूट रही थी, ये बात छूट रही थी, जो सी है वो डी का पिता है। कैसे बनेगा? जब इनकी आपस में शादी होगी, जब इनकी आपस में शादी होगी तभी तो पिताजी बनेंगे, क्योंकि नीचे के आपस में तीनों भाई बहन है। हो सकता है डी का अभी कोई जेंडर पता नहीं है, क्योंकि उसने बोला है सी डी का पिता है दोस्त, डी का पिता है, तो डी का कोई जेंडर पता नहीं है। और यहाँ बोला ए और डी भाई हैं, ओहो जेंडर पता चल गया, क्योंकि ये ए और डी दोनों भाई हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। जो ई है वो सी से, सी से लगा है किसके साथ? सी के साथ, तो बात तो फिर से वही वाली आ गई, बात वही आ गई भैया। ये भी क्या बोलेगा? इसको पत्नी बोलेगा, मतलब अपन का बोलेगा, अपन बहू रानी बोलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ई है वो सी से, ई है सी से, सी क्या बोलेगा? से लगा है सी के साथ, तो सी बोलेगा इसको पत्नी, ठीक है। विकल्प नंबर सी है, इस बार याद रखेंगे, बी नहीं है, ये विकल्प नंबर सी है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को सबसे ज्यादा दर्द दिया था जिसने यूपी पुलिस में, वो आपके सामने है, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। बोला है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है। कह रहा है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जो जांच है विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान एवं समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना है? आप मान लीजिए किसी पुलिस में अधीक्षक हैं, कोई किसी पुलिस के अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, आपको कोई जांच मिलती है। सबसे पहले तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं कि इसके शब्द में लिखा क्या है। उसने बोला है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी, मतलब कोई उद्योगपति है, उसने कारपोरेट में कहीं पर उद्योग में धोखाधड़ी की है और उसी की जांच विरासत में मिली है, मतलब आपके सीनियर ने आपको सौंपी। तो बोला है जो व्यक्तिगत निपटान एवं समापन की सहायता की पेशकश करता है। जो कौन? हमने बोला है जो आता है वो जस्ट आगे आने वाले के लिए, जस्ट आगे कौन है? उद्योगपति। उद्योगपति क्या कह रहा है? व्यक्तिगत निपटान, मतलब उद्योगपति स्वयं आपसे कह रहा है कि हम दोनों मिलकर बैठ लेते हैं और आपस में इसका निपटारा और समापन कर देते हैं, पेशकश करता है। तो आप क्या करेंगे ये बताना है। और हमेशा एक बात याद रखना है दोस्त, मानसिक अभिरुचि में आप लोगों को ईमानदार रहना है, क्योंकि पुलिस में लगोगे, पुलिस में बेईमानी तो चलती नहीं है कागजों में, हालांकि ऑफलाइन हो सकती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ऑन पेपर आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, और पेपर में ईमानदार रहेंगे तो उत्तर आपका सही आएगा। बोला है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान एवं समापन की सहायता की पेशकश करता है। आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? कह रहे किसी भी अन्य गवाह रिकॉर्ड को आगे, किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए। क्या आप लोग उस जांच को टालेंगे? हमने बोला है ईमानदार रहेंगे, गलत हो गया। कह रहे कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूत आंशिक रूप से हटाएंगे। बताओ, जो सबूत हैं उसको दोषी ठहराए थे हटा देंगे? बिल्कुल नहीं, हमने बोला ईमानदार रहना हमेशा। कह रहा है जांच बंद करते हुए गुप्त रूप से समसीता को स्वीकार कर लेंगे। भाई गुप्त रूप से मतलब क्या कह रहा है? रिश्वत ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, ईमानदार रहेंगे दोस्त, ईमानदार रहेंगे तभी तो हमें नौकरी मिलेगी, वरना एग्जामिनर तो आपको कभी भी नौकरी नहीं देगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे।
बोला धोखाधड़ी की, विकल्प नंबर डी को देखो, धोखाधड़ी की पूरी निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप लोगों को धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच करेंगे आप लोग जब, तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा और आपकी नौकरी भी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक अच्छे पुलिस पद पर हैं आप, समझिए इस प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से। आपका जो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। आपको हमेशा जो आपकी कह सकते हैं मानसिक अभिरुचि, इसमें हमेशा आप लोगों को ईमानदार रहना है, इस बात को याद रख लेंगे। तो हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। इसको आप समझिए अच्छे से। कह रहा है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, उसका घर यहाँ पर है, वो यहाँ से पूर्व की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर। कितना जा रहा है दोस्तों? 10 किलोमीटर। उसके बाद बोला है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व की ओर मुख है और उसे दाईं ओर मुड़ना है, तो साथियों हमेशा दक्षिण में जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण में। और इसकी जो दूरी है वो प्रश्न में बोली गई है 5 किलोमीटर। आगे उसने बोला है फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अभी प्यारे दोस्तों यहाँ पर नहीं रुका, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ गया और दूरी बोल रहा है 11 किलोमीटर चलता है। कितनी चल रहा है दोस्त? अब की बार उसने दूरी जो तय की है वो 11 किलोमीटर चलता है। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अभी भी नहीं रुका भाई, अभी भी नहीं रुका। इसके बाद फिर से मुड़ गया और फिर से मुड़ा कहाँ पर है? दाईं ओर मुड़ा है। और दूरी कितनी तय की है? तो बोलेंगे भाई आप लोग 5 किलोमीटर सर तय की है। कितनी? 5 किलोमीटर। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कितनी तय की है? तो आप लोगों की ये दूरी उसने तय की है 5 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद अब फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ेंगे तो एक लाइन और लिखी है दोस्तों जो आपको नहीं दिखाई दे रही है। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से बाएं, अब इसका मुख कहाँ पर? उत्तर में है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर जाएगा, लेकिन दूरी कितनी है? प्रश्न में बोला 1 किलोमीटर की दूरी। गौर से देखो, ये 1 किलोमीटर की दूरी, तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है। उसका घर कहाँ पर था? ये घर था। और यहाँ से दूर कितना है तो ये बताना है हमें। शॉर्टकट बता देंगे। देखो इसको हम डॉट डॉट कर करके बना लेंगे पूरा एक आयत। सम्मुख भुजाएं समान होंगी तो सम्मुख भुजाएं समान, नीचे एक 10 हो गई ऊपर, तो शेष बची दूरी 1 हो जाएगी। और 1 + 1 मिलकर के बना लेगी 2 किलोमीटर। कितनी? 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर दिशा पूछ लेता तो पश्चिम बता देते। 2 किलोमीटर की दूरी, दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। इस बात को याद रखेंगे। आप लोगों का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का प्रश्न है। 12वें नंबर में हमसे बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। ये देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो सबसे पहले दे रखा है रूस। रूस के सामने क्या दिया है? मॉस्को। क्या दिया है? मॉस्को। तो भाई रूस की राजधानी क्या है? तो बच्चा बच्चा जानता है अगर आपने तैयारी की है तो। रूस की राजधानी मॉस्को अभी चर्चा में है क्योंकि ये रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हमसे पूछा है ग्रीस की राजधानी के बारे में। किसके बारे में? ग्रीस की राजधानी। तो भाई ग्रीस की जो राजधानी है वो आप लोगों की एथेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एथेंस हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, एथेंस। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो एथेंस आपकी कौन से विकल्प में है? बी नंबर में। हालांकि हमने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपका विकल्प नंबर बी, जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। लंदन किसकी है भाई? ये तो आप लोगों की ग्रेट ब्रिटेन की है। टोक्यो जापान की है। और WDC कहाँ की है? WDC आपकी अमेरिका की है, न्यू यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA की क्या है? वाशिंगटन DC। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन हमसे ग्रीस की पूछिए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका विकल्प नंबर बी आएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो बी नंबर विकल्प में दिया है एथेंस। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13वें नंबर का। बोला है समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच का सही बेन आरेख। ये सूर्य लिखा है, ठीक है, ये सूर्य लिखा है इस तरह से, इस तरह से लिखा है, ठीक है, इस तरह से। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। तो सबसे पहले बताओ, जो समुद्र होता है वो कहाँ पर होता है? पृथ्वी के अंदर होता है। जो समुद्र होता है वो हमेशा पृथ्वी के अंदर ही तो होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो पृथ्वी के अंदर आ जाएगा हम लोगों का समुद्र। और जो सूर्य होगा वो अलग से आ जाएगा। क्या? जो हमारा सन होगा वो अलग से आ जाएगा। तो ऐसा आरेख आपको विकल्प नंबर सी में मिल जाएगा दोस्त। कहाँ पर? विकल्प नंबर सी में। ये तो सभी के सभी गलत हैं, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कथन और धारणा से संबंधित एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कथन धारणा का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि तुम मुझे परेशान करोगे, कथन में लिखा है यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। धारणा में लिखा है चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बताएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में बोला है चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है।
बताइए। अगर माँ ने कहा अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूंगी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाएगा और वो परेशान करना बंद कर देगा। उसने बोला है परेशान करना बंद कर सकता है, मतलब संभावना, और संभावना हमेशा सही होती है। धारणा नंबर 2 कह रहा है सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। क्या भैया आपसे प्रश्न में कहीं भी सभी बच्चों की बात की गई है? सारे के सारे पता चले प्रजाति के जितने मानव प्रजाति के बच्चे उनकी बात की गई है? नहीं की गई है, तो ये तो गलत हो गया। आप बोलेंगे केवल और केवल एक धारणा अंतर्निहित है, और ऐसी स्थिति में विकल्प नंबर 1 भी आपका सही है। क्या है? विकल्प नंबर 1 सही है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। एक और अच्छा सा मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि में बोला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंगी तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना है? जल्दी से बताएंगे। नाबालिग की गलती बताते हुए उस मामले को नजरअंदाज करेंगे। भाई आप ड्यूटी पर हैं, आप कानून के पालन करने वाले हैं, तो आपके यहाँ कोई उत्पीड़न की शिकायत लेके आया है, आप नजरअंदाज करेंगे? जल्दी से बताएं। ऐसे शब्द आ जाते हैं, नेगेटिव शब्द हमेशा गलत। कह रहे हैं नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। नाबालिग के माता पिता को क्या करना चाहिए? सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। वैधानिक आरोप, भाई माता पिता को काहे सावधान करोगे आप ये बताओ? जो नाबालिग है वो तो परेशान है, उसकी माँ अपनी बच्ची की अतरंगी तस्वीरों को लेकर के आई है, कोई हो सकता है उसका उत्पीड़न कर रहा हो फोन से, तो आप उसमें माता पिता को सावधान करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, गलत है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। उसने बोला है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करोगे। हाँ दोस्त, ये ईमानदारी की ड्यूटी आप लोगों की रहेगी। क्या करेंगे आप लोग? उसकी कॉलर आईडी लेंगे और उसको ट्रेस करके आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। बोला है माता पिता को बेटी से परामर्श करने की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेटी से परामर्श अगर लेती तो माता थाने में आती ही नहीं आपके पास, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपका केवल और केवल विकल्प नंबर सी है। हमेशा आपको ईमानदार रहना है और कोशिश करना है जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करें, कानूनों का कड़ाई से पालन करवाएं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं मानसिक अभिरुचि में। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस प्रश्न को छोड़ा था, किसी को भी नहीं आया था। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा धुरंधर है जो बता सकता है इसका उत्तर। देखो इसको आप लोग समझो, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अंतर देखेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का है दोस्त? अंतर देखेंगे तो भैया यहां पर तो 0 का अंतर है। आगे अंतर देखने जाओगे तो कितने का है? 4 का अंतर है। आगे अंतर देखने जाओगे भाई, आगे देखने जाओगे तो कितने का मिल जाएगा? जल्दी से बता दो कितने का मिल जाएगा? क्या 18 का अंतर है? जल्दी से बता देंगे आप लोग, क्या 18 का है? हाँ बिल्कुल 18 का ही तो आ रहा है, 24, 18, 42। आगे वाला देखो अंतर, आगे वाला अंतर देख लो अरे भाई, आगे वाला अंतर देखेंगे तो आप बताएंगे कितने का अंतर है सर? यहाँ पर तो 42 दूनी 84, 84 6 90, यानी कि 48 का अंतर है साथियों। कितने का? 48 का, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे अंतर कितना आना चाहिए? क्या ये श्रृंखला चल रही है? क्या ये लॉजिक चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो फिर लॉजिक क्या है, इसको समझाइए। देखो समझो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जो अंतर है इसको आपको लिखना है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। भैया 1 का क्यूब करोगे कितना होगा? 1 होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 माइनस 1। क्या बोलेंगे? 1 का क्यूब माइनस 1, तो इस तरह से ही तो करेंगे। 1 का क्यूब हो गया 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, 0 का अंतर। ठीक उसी प्रकार आगे का जो अंतर होगा वो प्यारे दोस्तों आप लोगों का 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 8 में से 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, तो हमारा अंतर 4 मिल जाएगा। इसके बाद आगे चेक करो, आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से 3 का क्यूब और माइनस में 3 का स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए। और ऐसे होगा तो 3 का क्यूब कितना? 27 होता है, स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा? 18 होगा। देखो ये दे रखा है। उसी प्रकार आगे भी यही करना है, और आगे जब यही करना है तो कैसे करेंगे? अब तो हमें 4 का दोस्त क्यूब करना है और माइनस में 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 4 का स्क्वायर कितना? 16। दोनों का अंतर कितना होगा? 48। बिल्कुल सही है, देखो ये 48 आया है। तो अगली बार में प्यारे दोस्त क्या करेंगे? अगली बार में हम करेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो 5 का क्यूब कितना दोस्त? 125 होता है। 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो अंतर आएगा 100 का आएगा, और 90 में 100 जुड़ेगा, तो प्यारे भाई 190 आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस किस को समझ में आया एक बार से थम्स अप कर दीजिए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी,
विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ओहो, यहाँ पर तो 2 विकल्प हैं, लेकिन ये वाला गलत है आप लोगों का, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 190 प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस ने आपसे पूछा था और मैक्सिमम लोगों ने इसको क्या किया था, डिस्क्वालीफाइड यानी छोड़ दिया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 हम बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ अन्य समानताएं हैं, इन सभी में विषम को ढूंढना है। विषम बताना है कौन सा होगा इसका विषम। कह रहा है मेहनती है, गरिमामय है, असंतुष्ट है और समर्पित है। तो बताइए ये इसका विषम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे प्यारे दोस्त। तो आप बोलेंगे सर इसका जो विषम आएगा वो असंतुष्ट आएगा। असंतुष्ट मतलब हैरान कह सकते हैं, व्यक्ति परेशान कह सकते हैं, ये एक नेगेटिव है, बाद बाकी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। समर्पित भी पॉजिटिव होता है, गरिमामय भी पॉजिटिव होता है और मेहनती भी पॉजिटिव होता है। बाद बाकी जो असंतुष्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। ये भी प्यारे साथियों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। बोला है पथिक का संबंध अगर सफर से है तो नाविक का संबंध किससे होगा। पथिक क्या होता है प्यारे भाई, यात्रा करने में जो पैदल व्यक्ति जाते हैं, सफर में जाते हैं, उन्हें पथिक कहा जाता है। तो सफर के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, पथिक कहलाते हैं। और आपका कह सकते हैं ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति नाविक कहलाएंगे। तो बोलेंगे भाई समुद्र यात्रा। समुद्र यात्रा के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो नाविक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं सर, आपने सुना होगा वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा एक नाविक ही था। अल्बुकर्क भी आया था, वो भी एक नाविक था। कोलंबस भी था, वो भी एक नाविक था। ये क्या करते थे, ये लोग समुद्री यात्रा करते थे। तो समुद्री यात्रा आपकी नाविक को दर्शाएगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क होगा क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों समुद्र यात्रा। क्या हो जाएगा, समुद्र यात्रा। और यही क्वेश्चन में ऑप्शन में आपके दे रखा था, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। ये भी अभी लेटेस्ट यूपी पुलिस ने पूछा है। बोला है कि निश्चित कूट भाषा में CHURCH को SXIFSX लिखा जाता है। क्वेश्चन में बोला है टेम्पल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले CH, उसके बाद U, उसके बाद क्या है R है, उसके बाद क्या है C है, फिर क्या है H है। इसको लिखा क्या गया है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बोला है S है, फिर X है, उसके बाद क्या है दोस्त I है, I के बाद क्या है F है, ठीक है, एक मिनट, I के बाद क्या है F है, F के बाद क्या है S है, X के बाद क्या है X है, ठीक है, इस तरह से। तो देखो प्यारे दोस्तों आप लोग इसका लॉजिक समझो। एक बेहतरीन सा लॉजिक है अपोजिट का। क्या है, एक बेहतरीन सा लॉजिक है, सभी के सभी अपोजिट दे रखे हैं। तो सभी के सभी जब अपोजिट दे रखे हैं तो उत्तर तो हम बता सकते हैं टेम्पल का। क्या बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं, TAM और P और L और E, टेम्पल का ही तो बताना है। इनका भी क्रॉस पैटर्न लगा दो, सभी में क्रॉस पैटर्न लगाओगे अपोजिट का क्रॉस पैटर्न लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा। अब उत्तर बनेगा क्या पहले भाई, तो आप बोलेंगे A का अपोजिट Z होता है, T का अपोजिट G होता है, और यहाँ पर P का अपोजिट क्या होता है, PK K होता है, और M का अपोजिट N होता है, और E का अपोजिट इवनिंग होता है, और L का अपोजिट O होता है। तो Z से शुरुआत O से अंत होना चाहिए। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। क्या गलती कर दी यार हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी, जल्दी से बताओ। टेम्पल चर्च को लिखा है टेम्पल। ओहो, गड़बड़ हो गई दया, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर गड़बड़ क्या है, इसको हमने ए लिख दिया भैया। क्या लिख दिया, ए लिख दिया यार, इस कारण ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर तो ई है, यहाँ पर तो ई है, मास्टर ही गलत कर दिया है। क्वेश्चन कैसे गलत नहीं होगा, TE होगा, ठीक है, क्या है TE है। तो इस तरह से देखो, अब आपका ई के यहाँ पर जेड के स्थान पर क्या आ जाएगा, जेड के स्थान पर आप लोगों का आ जाएगा प्यारे दोस्तों कौन सा, जेड के स्थान पर आ जाएगा इवनिंग, EV। तो VG से शुरुआत होनी चाहिए, VGKNVO, विकल्प नंबर C, VGKNVO विकल्प नंबर C बिल्कुल सही है। VGKNOV है, ये तो गलत हो जाएगा, ये दोनों होंगे नहीं। आपका जो सही उत्तर बनेगा प्यारे साथियों वो आपका कौन सा बन जाएगा, विकल्प नंबर C। अच्छे से याद रखेंगे, सही उत्तर है विकल्प नंबर C। अगले प्रश्न में आते हैं। एक और मानसिक अभिरुचि, इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। देखो एक बार फिर से समझ लो यदि आपने इसको नहीं देखा है। देखो इसमें लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो कौन है भाई, पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्या होगी दोस्त, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 1।
पुलिस अधिकारियों की बात कर रहा है दोस्त। पुलिस सेवा में अधिकारियों को प्रशिक्षण कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन सा जवाब विकल्प नंबर 1। तो आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। यार लाइक करके नहीं जाते हैं, एक बार लाइक कर देंगे। और अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है प्यारे दोस्तों। इस तरह की हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत,